स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सीपीयू, जीपीयू और एपीयू। ये क्या हुआ है तो इसको समझते हैं। तो आप ये समझिए, मैं यहाँ ये बायर्स गाइड के तौर पे नहीं बना रहा हूँ कि ये खरीदिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ताकि आप ये वीडियो कभी भी देखें, इस साल देखें, 5 साल बाद भी देखें, तब भी ये आपको एक ऐसा औजार दे सके जिसका इस्तेमाल करके आप खुद से एक परफेक्ट डिसीजन ले सकें। तो कंप्यूटर को हमेशा जज किया जाता है उसकी कैपेबिलिटी पे कि करना क्या है और वो क्या कर सकता है। जैसे कि आप एक गेमिंग कंप्यूटर बनाते हैं, वो गेमिंग करना चाहिए उसको। वहीं पे अगर आप कोई वर्क स्टेशन कंप्यूटर लेते हैं, वो अलग हुआ। जैसे ये गेमिंग हो गया, ये वर्क स्टेशन हो गया, दोनों अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। वहीं पे आप जैसे मान लीजिए अपने मम्मी पापा के लिए कंप्यूटर रखना चाहते हैं, भैया एक तो एक बेसिक दे देते हैं जो आराम से काम कर सके। तो आप कोशिश करोगे ऐसा लो जो लो पावर हो, ताकि बिजली बिल फालतू करना भागने लगे। या आप मान लीजिए चाहते हैं कि होम थिएटर पीसी, आप चाहोगे कि एकदम शांत रहे, पंखा ना रहे, आरजीबी उरजीबी ना रहे। तो आप समझिए हर चीज़ उसके कैपेबिलिटी पे है। आपको कैपेबिलिटी पहले सोचना पड़ेगा। और पीसी के मामले में एक बड़ा तिगड़म वाला बात है कि पीसी अनबैलेंस हो जाता है बहुत आसानी से। यानी कि जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि हमारे इक्विपमेंट में ग्राफिक्स कार्ड कमज़ोर है, जो सबसे कॉमनली होता है, हम बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हैं। कई बार होगा कि अगर आप तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हैं, वो अपना फुल पावर दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सीपीयू उसको बॉटल नेक कर रहा है। यानी कि सीपीयू अगर स्लो पड़ गया तो आपका ग्राफिक्स कार्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीपीयू फ्रेम भेजता है, फ्रेम को रेंडर ग्राफिक्स कार्ड करता है। अगर फ्रेम रेंडर ही नहीं हो पा रहा है, मतलब फ्रेम आ ही नहीं रहा है, तो रेंडर क्या करेगा? ग्राफिक्स कार्ड खाली बैठा रहेगा। तो इसी कारण से आप ये समझिए आपके कंप्यूटर का जो सबसे धीमा स्पीड है वही सबसे तेज है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली सोच रहा हूँ कि अपने पुराना यानी कि 11 साल पुराना कंप्यूटर को कुछ इस्तेमाल करूँ। फिर मैंने खोल के देखा, एकाएक मुझे याद आया कि अरे इसमें तो सेटा 2 है। यानी कि अगर मैं एसएसडी लगा भी दूँ तो वो भी सिर्फ 300 एमबीपीएस पे चलेगा, जबकि नॉर्मल सेटा जो आजकल मार्केट में मिलते हैं आराम से 600 पे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे स्लोएस्ट लिंक पे चलेगा, वो सेटा 2 हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस कंप्यूटर के पीछे भागिए, ना कि पागलपंती के पीछे। ये काफ़ी होगा शुरू शुरू में, जब आपके पास मान लीजिए पैसा मिला, अगर आप स्कूल कंप्लीट किए या कॉलेज में जाने वाले हैं, काफ़ी चांस होगा एकदम योलो ले लेते हैं। नहीं, बैलेंस के पीछे भागिए जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करे। ज़रूरत से ज़्यादा रैम ले लेते, कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप ये ग्राफिक्स कार्ड ले लेते, लेकिन प्रोसेसर उसको नहीं चाह, यूजलेस हो रहा है, फालतू का बिजली बर्बाद कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे का सूट करना वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी सोचते होंगे कि मतलब हर कोई कहता है कि भैया एसेंबल कंप्यूटर अच्छा बन जाता है। तो जैसे डेल हुआ, एचपी हुआ, लिनोवो हुआ, ये सब 40-50 साल से कैसे मार्केट पे टिके हुए हैं? उनका एक ही कारण है, वो लोग कंपैटिबिलिटी चेक करके देते हैं। यानी कि आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ये मेरा पहला कंप्यूटर था, स्लिम फॉर्म फैक्टर, डेल इंस्पायरॉन 535 ऐसे ऐसे करके था। और ये कंप्यूटर डेल की तरफ से आया था। अब इसमें और असेंबल कंप्यूटर में क्या अंतर है? क्या मैं इससे सस्ता या बढ़िया आराम से बना सकता था? आराम से, अगर मुझे कंप्यूटर आता है। ये मेरा पहला कंप्यूटर था और उस टाइम 10 के बाद ही, ये मतलब समझिए इसको खरीदने के बाद मैं इंटरनेट पे आया हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास उतना नॉलेज तो था नहीं, लेकिन इसमें मुझे वारंटी मिली 3 साल की। यानी कि कुछ भी गड़बड़ होने पे, जैसे कि मतलब एक बार हुआ कि रैम स्टिक ढीला पड़ गया, मैंने फ़ोन किया, वो बंदा आके एक्चुअली उसको खोल के ठीक कर दिया। मॉनिटर था उसमें डेड पिक्सल हुआ, पूरा का मॉनिटर ही बदल डाले। ये सब होता है क्योंकि वो तो शूटिंग जो है वो चेक किया रहता है। तो जैसे एक कंपनी आप चला रहे हो, आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप टाइम लेके चेक करो कि आपका रैम कंपैटिबल है कि नहीं। जैसे आप लोगों से कितने लोगों को पता होगा कि आपके पास जो मदरबोर्ड है उसका QVL क्या है, यानी कि क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट क्या है? क्योंकि अगर आप उस वेंडर लिस्ट के अंदर का रैम डालते हैं, बल्ले बल्ले चलेगा। उसके बाहर का डालेंगे, रैंडम शट डाउन हो सकता है, रैंडम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो सकता है। तो यही सब के चलते जैसे लिनोवो हुआ, एचपी हुआ, डेल हुआ, अलग अलग इक्विपमेंट बनाते हैं और जिसको बेच दिया जाता है, उसका मीनिंग सेलिंग पॉइंट होता है आप खरीद लीजिए और भूल जाइए। अब आप पे है कि आप चाहें तो 1 साल का वारंटी लें, या 3 साल का वारंटी लें, या 5 साल का लें। तो इसीलिए आप समझिए कि हर कोई औजार को अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो कंपेटेबिलिटी और कैपेबिलिटी सोच समझ के चलना है। और बहुत ज़्यादा पैसा दे दे के आप मान लीजिए जैसे आप होम थिएटर पीसी बनाना चाहते हैं, आप सोचे एक काम करते हैं ना, हम ये भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, आप बस बिजली बर्बाद कर रहे हैं। आप चाहोगे, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में है, 90% चांस है आप हिंदी में वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा खतरा क्या है? लाइन भागेगा। और अगर आपका मान लीजिए कंप्यूटर जो होम थिएटर पीसी, टीवी ज़्यादा खाता नहीं, जैसे मान लीजिए ये भी टीवी है तो 50-60 वाट ही खाएगा, बहुत फुल ब्राइटनेस में नहीं बात करो, मान लीजिए 100 मान के चलिए। अब वहीं पे आप जो कंप्यूटर बना रहे हैं वो 300-400 आइडलिंग में खाने लग रहा है, क्योंकि आप सब चीज़ डाल दिए उसमें। तो अब लाइन भागा, आपका इन्वर्टर तो तुरंत भूल जाएगा। इसीलिए सोच समझ के, ओवर स्पेंडिंग अच्छी बात नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सीपीयू पे। सीपीयू ही जान है, सीपीयू ही कंप्यूटर है, तो ये सब चीज़ कंट्रोल करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस आपको जो चेंज करना पड़ेगा वो ये है कि जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम
कल को ये डाल देंगे, कल को ये बढ़ा लेंगे। क्या आप कर सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। जैसे एग्जांपल, जैसे यही बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर 10 साल पुराना है, मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसमें मैं ये पोर्ट लगा देता हूँ, मतलब इसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज बना दूँ। पहला चीज़ SATA 2 है, सिर्फ 2 फिजिकल पोर्ट है, मैं लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ से हार्ड ड्राइव। फिर दूसरा एक समस्या आ गई कि आप सोचो कि PCI एक्सप्रेस में लगा देते हैं, PCI एक्सप्रेस भी 2.0 है, तो यानी कि अगर मैं बहुत हाई एंड का ग्राफिक्स कार्ड लगा दूँ, ये पढ़ ही नहीं पाएगा उसको। तो इसीलिए प्रोसेसर जो है आपका सब चीज़ कंट्रोल करता है। और प्रोसेसर कभी भी डायरेक्ट नहीं बात करता, प्रोसेसर जाता है चिपसेट में। आपका प्रोसेसर है, चिपसेट में जाएगा। पहले ये बहुत बुरा होता था कि मतलब समझिए प्रोसेसर में कुछ नहीं रहता था, तो साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, ये सब आप सुनते रहेंगे बहुत पहले। तो अब ऐसा कर दिया गया कि प्रोसेसर जनरली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खुद ब खुद कंट्रोल करता है, ताकि वो मतलब कुछ कुछ पोर्ट जो है, जैसे कि USB पोर्ट हुआ, वो डायरेक्ट चलेगा। PCI एक्सप्रेस, ग्राफिक्स कार्ड, रैम और मतलब आपका NVMe स्टोरेज, ये सब डायरेक्ट प्रोसेसर से बात करता है। इसीलिए आजकल बहुत छोटे छोटे मदरबोर्ड भी आने लगे हैं। और ये होता है मेन लेन डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ये प्रोसेसर बात करेंगे, सबसे लो लेटेंसी, सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी पर रहता है। फिर अब एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि जनरली ये सब एकदम बेयर मिनिमम होता है, आपको कुछ चिपसेट मिलेगा। जैसे AMD के केस में अभी ताज़ा ताज़ा बात करो, X570 आया है। ये चिपसेट आपको 4 लो ग्रेड का USB देगा, 8-10 Gbps वाला USB देगा, उसके बाद 8 आपको PCI लेन दे देगा बढ़ा के, जिसका इस्तेमाल आप चाहें 2 NVMe SSD लगाने में कर सकते हैं। और फिर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे चूज़ करते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है। फिर 4 SATA पोर्ट दे देता है, क्योंकि अब हर पोर्ट तो आपका ये, मतलब हर हार्ड ड्राइव तो आपका ये नहीं होगा ना, NVMe हार्ड ड्राइव। तो इसी कारण से आपको SATA भी चाहिए, तो SATA ये संभालता है। और मतलब बहुत सारा एक्सेलरेशन ऑप्शंस होते हैं, एक्सेलरेटिंग कार्ड आते हैं, वो सब कौन लगाएगा, तो ये संभालता है चिपसेट। तो यही समझिए, प्रोसेसर सारा चीज़ कंट्रोल कर रहा है। ये अगर चोक पॉइंट बन गया, यानी कि मान लीजिए आप इंटेल ले लेते हो और इंटेल का PCI 3.0 है, तो PCI 3.0 में आप वो कोर्सर का 4.0 वाला अगर SSD लगा देते, तो वो चल ही नहीं पाएगा फुल स्पीड पे, क्योंकि प्रोसेसर उसका बॉटलनेक हो गया। तो यही समझिए, कंप्यूटर का प्रोसेसर सब कंट्रोल करता है। और खास करके अगर आप इसे काम के तौर पे ले रहे हैं कि ये मैं आज खरीदूंगा और इसमें कुछ साल तक यूज़ करना, कुछ साल मतलब 5 मान के आप अगर चल रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगा कुछ ना कुछ अपग्रेड करने का। तो इसीलिए आप टाइम लीजिए, चिपसेट को देखिए, प्रोसेसर को देखिए कि उसमें कितने सारे लेन्स हैं, और आपको यहीं पे तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर्वर प्रोसेसर का दाम इतना ज़्यादा क्यों होता है और डेस्कटॉप का इतना कम क्यों होता है। सर्वर में देखिएगा सब चीज़ सेम रहेगा, बस लेन देखिएगा दुगना या 3 गुना लेन रहता है, ताकि अगर मान लीजिए आपको कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करना है, तो उसके लिए जनरली लोग कंप्यूट कार्ड लगाते हैं। मतलब ये समझिए ग्राफिक्स कार्ड का ही गोतिया भाई है। तो ये लगाने के लिए आपको खूब सारे PCI लेन चाहिए। अगर सारे PCI लेन 16x पे नहीं चल रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसी कारण से सर्वर में ये हमेशा लगेगा जाएगा कि मतलब 128 लेन है। अब बोलेंगे 128 लेन का क्या काम है, उनको ज़रूरत पड़ता है। वहीं पे आप मान लीजिए कि आप कोई सर्वर में काम कर रहा है, आप चाहते हो कि ऐसा सर्वर बनाए जो फटाफट कैश कर सके। आपने खूब NVMe SSD ले लिया, NVMe SSD लगाने के लिए सबको PCI एक्सप्रेस स्लॉट चाहिए। तो ये समझिए, PCI सारा चीज़ कंट्रोल करता है, किस स्पीड का है, कितना काउंट है, ये सब कंट्रोल करता है। ठंडे दिमाग से इस पर ध्यान दीजिए, बस इसको इग्नोर मत करिए कि अरे यार एक प्रोसेसर थोड़ा सा ज़्यादा दाम दे रहा है, लेकिन मतलब दुगना या 3 गुना अगर वो PCI एक्सप्रेस काउंट दे रहा है, वो ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा होगा। खास करके उससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपका मदरबोर्ड एक्चुअली अपना काम कर पाएगा, क्योंकि मदरबोर्ड ऐसा बनाया जाता है कि अगर आप मान लीजिए इसमें आप लगाए जो 16 लेन को डाल रहा है वो यूज़ करेगा, आप डालिए इसमें 8 को, वो तब भी यूज़ करेगा। ऐसा नहीं कि पोर्ट्स आपका बंद हो जाएगा, पोर्ट्स काम करेगा, बस उसकी स्पीड आधी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोसेसर में टाइम लेके देखें, ये फ्रीक्वेंसी कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, ये सब शॉर्ट टर्म में मायने रखता है। लॉन्ग टर्म में कि क्या आप इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं, क्या आप जितना चीज़ इसमें कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए वीडियो एडिटर का आपके पास खूब सारा वीडियो फाइल आ रहा है, आप हार्ड ड्राइव के ऊपर हार्ड ड्राइव के ऊपर हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, तो क्या ये इसको हैंडल कर सकता है? क्या इसमें आप मान लीजिए ऑक्टेन लगा के इसको कैश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? टाइम लीजिए, चिपसेट को समझिए और प्रोसेसर का PCI लेंस को देखिए, यही सब चीज़ कंट्रोल करता है। खास तौर पे अगर आपको इस पर काम करना, ना कि गेमिंग में उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेमिंग वाले कंप्यूटर जनरली 3 साल के अंदर ही बदल दिया जाता है। तो वही समझिए, बैड कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होगा कि यही आपको सबसे काफ़ी कॉमनली देखने को मिलेगा कि यार इसने तो बहुत ज़्यादा भयानक ग्राफिक्स कर लिया, लेकिन यार गेम वैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोसेसर उसको दे ही नहीं पा रहा है फ्रेम रेंडर करने के लिए, वो खाली बैठा रहेगा। तो यही समझिए, CPU को टाइम लेके देखिए, उसके लेंस को समझिए, उसके आर्किटेक्चर को समझिए, आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा आगे सोच के चलिए, मान लीजिए आपको इतना का ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उससे आगे रहिए कि आपका मान लीजिए यार 2 NVMe तो चाहिए हमको, मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम करते हैं खूब कैश चाहिए, अब बम कैश चाहिए, तो 2 चाहिए, तो कोशिश कीजिए 3 या 4 रहे आपके मदरबोर्ड, ताकि मान लीजिए कल को अगर आपको एक्सपैंड करना पड़े दिक्कत ना हो। तो वही समझिए, CPU सब चीज़ करता है, CPU सारा चीज़ कंट्रोल करता है, और सारा चीज़ का चौक पॉइंट यही होता है। ये अच्छे से काम कर रहा है, आपका कंप्यूटर सांस लेगा, ये नहीं काम कर रहा है अच्छे से, लटक जाइएगा। और इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेकंड हैंड कंप्यूटर लेकर उसमें बम ग्राफिक्स कार्ड लगा दूं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, काम करेगा और बेटर भी होगा, लेकिन मतलब वो ग्राफिक्स कार्ड ढंग के प्रोसेसर में रहता तो एकदम 100 फ्रेम पर सेकंड देता, और आप इसको गए गुजरे में लगा दिए तो 30 में ही बोल जा रहा है।
अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ग्राफिक्स कार्ड ये समझिए, इसका एक फ़ायदा है, सबसे आसानी से अपग्रेड होता है। मतलब जैसे मैंने ये कंप्यूटर लिया था, 2 साल के अंदर ही समझ में आ गया था कि मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड डेल ने दिया था, ये ग्राफिक्स कार्ड ये उतना अच्छा नहीं था। और मैंने आपको बताया उस टाइम मुझे आता ज़्यादा तो था नहीं कुछ, तो अब इसको तो बदलना पड़ा, तो मैंने 5770 लिया। वही कोई बहुत बढ़िया कार्ड नहीं था, लेकिन इससे बहुत बढ़िया था। मतलब इसमें क्राइसिस स्टार्ट करने के लिए आधा घंटा लगता था, और मतलब एटलीस्ट मैं क्राइसिस खेल पाया उसमें, क्राइसिस 1 2 3 तीनों खेल पाया। तो ग्राफिक्स कार्ड सबसे आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे समझिए, कंप्यूटर में अगर आपको ऐसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना, सबसे कम यही इस्तेमाल होता है। ये अभी भी हमारी इंडस्ट्री जो है, सारी इंडस्ट्री की बात करूँ, मैं 3D आर्टिस्ट रह चुका हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, तो ये सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी भी सारे आधा से ज़्यादा चीज़ आपका ग्राफिक्स कार्ड को छूता भी नहीं है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ कि मैंने एक मूवी डाउनलोड की, अपोलो 11, जो 2018 में आई। ये आईमैक्स कैमरा से रिकॉर्डिंग किया गया था उस टाइम पे। आईमैक्स मतलब 70 मिलीमीटर का फॉर्मेट से रिकॉर्ड किया, बहुत भयानक क्वालिटी है। पिक्चर 40 जीबी की है। वीएलसी उसको चला नहीं पाता है ठीक से। मैंने बोला भाई क्यों नहीं चला पा रहा, क्योंकि वीएलसी प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पे मैंने पॉड प्लेयर का इस्तेमाल किया, वो ग्राफिक्स कार्ड में जा रहा है, एकदम वीडियो आराम से स्मूथ चल रहा है। वीएलसी ऐसा नहीं था कि नहीं चला पा रहा था, लेकिन वो स्टटर कर रहा था। ये आराम से ड्रॉप फ्रेम के बिना एकदम स्मूथ मक्खन की तरह काम कर रहा था। वहीं समझिए, ये सबसे बड़ा समस्या है। हर एप्लीकेशन अभी ऐसा जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे डेवलपर्स को समझ में आ गया कि ग्राफिक्स कार्ड का ही अब बोलबाला है, सब लोग उसी में करो। लेकिन जैसे मैं 3D आर्टिस्ट था, तो रेंडरिंग के लिए हम लोग बोलते थे भैया रेंडरिंग ग्राफिक्स कार्ड में करो, नहीं करेगा। एओ मैप ग्राफिक्स में करो, नहीं करेगा। और वीडियो एडिटर्स को अभी आपको जो डविंची रिजॉल्व और अडोबी प्रीमियर के बीच में लड़ाई चल रहा है, उसका मेन सेलिंग पॉइंट यही है। डविंची रिजॉल्व यही सेलिंग पॉइंट दे रहा है कि आप बम बम ग्राफिक्स कार्ड लगाइए, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत अनयूज पार्ट रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने का 2 साइड इफेक्ट है। पहला आपका पैसा बर्बाद हो गया, दूसरा बिजली आप फालतू को खाने लगेंगे, क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहा है, बस आइडल कर रहा है, आइडल इसका पंखा घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। तो कुछ भी करने से पहले अगर आप काम करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, टाइम लेके देख लीजिए। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहें, आरटीएक्स के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, अब मान लीजिए आपको जो जो गेम खेलना है, जो मैं मतलब जैसे आपकी रोजी रोटी आती है, आप स्ट्रीमर हैं, ये हैं, और पता चलता है कि वो सब में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस पर पैसा बर्बाद करने से बचें। और आप बोलोगे आरटीएक्स वॉइस चाहिए, तो वो तो आप पे है ना, आपको आरटीएक्स वॉइस की जरूरत है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो आप लटक गए, फालतू का पैसा बर्बाद कर दिए। और बहुत सारे ऐसे लो प्रोफाइल कार्ड आते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, ये कार्ड ऐसा नहीं कि 100% यूजलेस है, पॉट प्लेयर तो इसको भी अच्छे से इस्तेमाल कर ले, तो ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। या मैं सोच रहा हूँ कि ये GTX 1030 खरीद लूँ, ताकि अगर मान लीजिए मैं इसको मीडिया सेंटर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश किया, तो ये ग्राफिक्स कार्ड बम बम काम करेगा। या आप मान लीजिए कोई पुराना खरीदें जो ऐसा ही स्लिम फॉर्म फैक्टर का है, आप 1660 ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको मिलेगा लो प्रोफाइल में, और पावर, ये दोनों में पावर नहीं लगता है। तो आप यही समझ सकते हैं कि जीपीयू ऐसा चीज़ है जो आप आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। और मतलब इसको लेकिन सोचना पड़ेगा, खास करके अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या 3D रेंडरिंग मॉडलिंग करते हैं, देखिए कि ये सब रेंडर आपका एक्चुअली इस्तेमाल करता है कि नहीं। बहुत हैरान हो जाएंगे कि 90% केसेस में ये खाली पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं एपीओ। ये एक नया माहौल, मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में है, यानी कि 2020 की बात कर रहा हूँ, कि लोग समझ रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड का ही बोलबाला है, ग्राफिक्स कार्ड ही आगे बढ़ने वाला है। तो और ये तो पता ही होगा, प्रोसेसर में पहले ग्राफिक्स कार्ड आता था, बीच में हटा दिया गया कि ठीक है, जो भी जिसको भी ढंग से कुछ करना है वो लेगा ही अलग ग्राफिक्स कार्ड, तो अलग से रख दो। तो ये लॉजिक के इस कारण से आपको इंटेल में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो बहुत बेसिक रहा। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा के, मतलब कि इंटेल सीरियसली नहीं ले रहा है, एएमडी बहुत स्टार्टिंग से प्रोसेसर में जो ढंग से ग्राफिक्स चिप डाल रहा था, मतलब मेन वो चिप उठा के वही डाल रहे थे जो अपने वेगा ग्राफिक्स कार्ड में डाल रहे थे, वो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा। और इसका ये फायदा हो गया कि सीपीयू और जीपीयू दोनों एक जगह पे है। इसका ये फायदा है कि जब भी आप वीडियो इनकोडिंग करेंगे, जब भी आप वीडियो इनकोडिंग डिकोडिंग तब भी होता है जब आप यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो डेटा आ रहा है, डेटा को डिकोड तो करना पड़ेगा ना, वो तब भी इस्तेमाल होता है। और इसको आपको मिल जाता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, क्योंकि चूंकि वो प्रोसेसर से इतना नजदीक में, वो हमेशा उसको यूटिलाइज कर पाता है। और ये मतलब आप बोलेंगे तो वी रैम कहाँ से आएगा, यानी कि रैम जो बनाया गया वीडियो मेमोरी के लिए, ये आपका मेन सिस्टम रैम को इस्तेमाल करेगा। जनरली अगर आप 12 GB का आसपास का लैपटॉप देखेंगे जो थोड़ा ऊटपटांग लगेगा, उसमें 2 GB इसको दे दिया गया होगा कि ग्राफिक्स कार्ड 2 GB का, तो मतलब समझिए आपका जेन्युइनली ये अच्छा परफॉर्मेंस दे लेता है। मतलब काफ़ी सारे लैपटॉप में आप APU अगर है और ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी है, तब भी ये एक अच्छा से फुल HD गेमिंग एक्सपीरियंस पुराने टाइटल्स पे अच्छे से दे लेता है। और आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। क्या ये खरीदना चाहिए? मैं कहूँगा सिर्फ होम थिएटर पीसी के लिए सोचिए, क्योंकि आपको बताया था कि वीडियो प्लेयर्स को भी जरूरत पड़ता है डिकोडिंग इनकोडिंग का, जो कि ग्राफिक्स कार्ड बेटर कर पाता है। तो वहाँ पे ये फायदेमंद है। लेकिन किसी भी और काम के लिए मैं इससे दूर रहने को कहूँगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे रहा है, तो किसी का भी परफेक्ट नहीं है। मतलब समझिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, मास्टर ऑफ नन है। और इसका सही से यूटिलाइज करने के लिए इसको बोर्ड पार्टनर ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। जैसे कि इंटेल का नक्स हुआ जो छोटा सा, उसमें बल्ले बल्ले आता है, फिर लैपटॉप्स हुआ, क्योंकि किसी को बैठ के सब चीज़ चेक करना पड़ेगा कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, रैम ठीक से शेयर हो पा रहा है कि नहीं, ओएस इसको ठीक से कर
पा रहा है कि नहीं, तो वो सब टेंशन आप ना ले, ये उतना फायदेमंद नहीं होता। प्लस लटक बहुत जल्दी जाता है ये सब, मतलब आपको लगेगा शुरू में कि अरे इंटीग्रेटेड, जैसे इंटेल के इंटीग्रेटर से बहुत अच्छा है, ये बात एकदम सही है। लेकिन मैं छोटा सा सस्ता सा ग्राफिक्स कार्ड बता रहा हूँ जो कि 6,500 का है, वो 1030, वो भी इसको धो डालेगा अच्छे से रिन सुप्रीम से। तो इसी कारण से ये समझिए कि ये ऑप्शन सिर्फ लैपटॉप्स के लिए अच्छे हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए, जैसा मान लिया आप होम थिएटर पीसी चाहते हो, एकदम साइलेंट बिल्ड, एकदम कम पावर कंजम्पशन वाला रखना है, वो समय में मैं मान सकता हूँ। लेकिन आपको काम करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो इससे सस्ता पड़ेगा आपको दो डेडिकेटेड, मतलब एक सीपीयू और एक जीपीयू ले लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो यह है एपीयू। एपीयू से मैं मतलब काफ़ी लोगों को कहूँगा दूर रहें, क्योंकि चेकिंग बहुत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ चेक करना पड़ता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक रफ आइडिया देने के लिए, ताकि ये क्या है जीपीयू, ये क्या है सीपीयू, ये क्या है एपीयू। तो उम्मीद करता हूँ ये सबसे अब आप थोड़े शांति दिमाग से, ठंडा से सोच समझ के खुद से खरीदारी कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया और कुछ मज़ा आया, तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।